Good afternoon to all of you. हम लोग कल की क्लास में लैंप के बारे में चर्चा कर रहे थे और आपने देखा कि लैंप हमारा क्या है, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। इसको हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है और प्राकृतिक स्रोत के अलावे रात में हम लोगों को इस तरह के स्रोत की जरूर पड़ती है, तभी प्रकाश हम तक पहुंच पाती है और हम किसी वस्तु को देख पाते। तो सबसे पहला जो हमारा लैंप था साथियों, वो था इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप मैंने आपसे कहा था ये किस सिद्धांत पे काम करती है? जूल का नियम H बराबर I स्क्वायर RT पर काम करती है। और ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है ये? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल यह भी बताया था कि इस तरह का जो हमारा बल्ब होता है, इस बल्ब का जो फिलामेंट है वह निश्चित रूप से कैसा रहता है? रेसिस्टिव रहता है, प्रतिरोधात्मक होता है। इस कारण से हमारी जो पावर फैक्टर होती हैं वो 1 होती हैं। आपको सदैव याद रखना है, हमारी इनकैंडेसेंट बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब कोई प्रभाव आपके पावर फैक्टर पर नहीं देती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सामने आपका बल्ब है। ये बाहर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरह का, ये हमारा किस चीज का बना हुआ है? कांच का बना हुआ। क्या है ये? कांच का है। आप सब जानते हैं कांच आपकी क्या होती हैं? पारदर्शी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। पारदर्शी होने के कारण यहाँ जो प्रकाश विकसित होगी वह प्रकाश निश्चित रूप से चारों तरफ फैलेगी, तभी हमें प्राप्त होगा इल्यूमिनेशन। इसके अंदर में देखिए, यहां आपका क्वाइलनुमा संरचना में क्या है? फिलामेंट है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जब बल्ब का निर्माण हुआ था तो हम लोगों ने फिलामेंट के रूप में किसका यूज किया था? कार्बन का यूज किया था। तो ऐसा बल्ब जिसका फिलामेंट कार्बन का हो उसे किस नाम से जानेंगे? कार्बन फिलामेंट लैंप या कार्बन फिलामेंट बल्ब के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये फिलामेंट तो हवा में लटकेगा नहीं, इसको कहीं ना कहीं टिकाने के लिए व्यवस्था देना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा दोनों तरफ। कई बार आपको याद होगा, मार्केट से साइकिल से आप बल्ब खरीद के आते होंगे, रास्ते में हिलने डुलने से कहीं कोई परेशानी हो जाती होगी, घर आकर के आप ऐसे 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 घुमा घुमा के चाहते होंगे यहाँ यहाँ जो है जहाँ हल्का अलगा है वो सट जाएगा, फिर अस्थिर से लगा के बल्ब को बस खाली हिले नहीं, मेरा चल जाएगा, डांट से हम बच जाएंगे। ये सपोर्ट प्रदान करता है। क्या करता है साथियों? सपोर्ट प्रदान करता है। हमारी ये भी वायर की लीड होती है। बाकी यहाँ बीच में भी आपका छोटा छोटा 1 2 3 भी रह सकता था या सिंगल भी रहता था। ये सब आपके क्या है साथियों? सपोर्ट वायर्स हैं। फिर यहाँ पर आपका कांच का ट्यूब था और इसी ट्यूब के साथ ये जुड़ा हुआ रहता था। बेस आपका ये देखिए, हमारा बेस अच्छी क्वालिटी में पीतल का नहीं तो एल्युमिनियम का बेस रहता था। ठीक है। साथ ही साथ एक छोटा सा फ्यूज हम यहाँ पर दे रहे थे। ये फ्यूज आपका ये जो नोड है ना, यहाँ पर आपका हुक जैसा है, थोड़ा सा निकला हुआ टर्मिनल रहता था जिसमें होल्डर में उसको हुक में फंसा करके तब आप अटैच करते थे। ये बीच वाला भाग, नीचे वाला भाग, नीचे में आपका 2 ऐसा उठा हुआ रहता था और इस उठे हुए भाग के ऊपर जब हमारे होल्डर का तांबा का जो टर्मिनल है
दबने के बाद जब इस पर सट जाता था, स्विच देते थे, सीधे करंट का प्रवाह होता था। धारा इन सभी माध्यमों से कहां पहुंचती थी? आपके फिलामेंट पर, और इस फिलामेंट के पास क्या होता है? हीट लॉस I²R होता है, और देन यह हीट लॉस के वजह से ही हमें क्या प्राप्त होती है? रोशनी प्राप्त होती है। तो आप याद रखिएगा, हम लोग फिलामेंट कार्बन का इस्तेमाल करते हैं कार्बन फिलामेंट बल्ब में, और इसमें सहारा प्रदान करने के लिए जो वायर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंग्रेजी में स्टीम कहते हैं, बाकी हिंदी में स्तंभ कहते हैं। आप तना जानते होंगे, ठीक है। अब यहां समझिएगा, इन सभी चीजों के लिए, सपोर्ट वगैरह के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेटालिक वायर का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धात्विक वायर का। हालांकि ये बहुत पुराना है, अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबसे खास बात क्या थी? तो इसका प्रतिरोध क्या होता है साथियों? उच्च होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण हीट लॉस होती थी। आपको मैंने बताया 900 डिग्री सेल्सियस से यदि ज्यादा हीट आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपका किसमें परिवर्तन होना शुरू होता है? प्रकाश के रूप में परिवर्तन होना शुरू होता है। आप याद रखिएगा, हमारे कार्बन जो आपका फिलामेंट के रूप में यूज हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भले काफी ज्यादा है, 3400 के आसपास इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जाता है, लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही आप 1800 से 2000 तक ही इसका वर्किंग टेम्परेचर था। 1800 से 2000 के ऊपर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन क्या होगी? धीरे 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 वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा, पिघलने लगेगा, इसके स्वरूप में परिवर्तन होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन फिलामेंट लैंप से हमें कैसे रंग का प्रकाश मिलता था? लाल पीला प्रकाश मिलता था, ठीक है। लाल और पीला दोनों मिक्स, ठीक है कि नहीं? तो लाल और पीला प्रकाश मिलता था। इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस है। इससे ऊपर टेम्परेचर देंगे तो वेपोराइजेशन होने लगेगा। वाष्पीकरण होने से क्या होगा? हमारे लैंप का भीतरी परत काला हो जाएगा। कई बार ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, जो हमारा किनारे में लगा रहता है बल्ब और आधा भाग उसका काला हो गया है, तो ये सब जो परेशानी होती थी वह कहीं न कहीं आपके फिलामेंट के वाष्पीकरण होने से होती थी। तो ये जो मैं जितने पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहां से उठता है कि आपके कार्बन फिलामेंट लैंप से हमें किस रंग का प्रकाश मिलता है? जवाब होगा लाल पीला मिक्स, ठीक है ना, लाल और पीला। कितना वर्किंग टेम्परेचर होता है? 1800 से 2000। कितना? 1800 से 2000। आखिर कार्बन फिलामेंट लैंप का भीतरी भाग काला हो गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, इसका मुख्य कारण है कि हमारी कार्बन फिलामेंट अधिक गर्म होने के कारण वाष्पित हो गई है, और वाष्पित होने के कारण इसका रंग काला हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यह ऑक्सीकरण ना हो, ऑक्सीकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ना, हाइड्रोजन की उपस्थिति घटना, ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ने, ऑक्सीकरण होने, धीरे धीरे कोरोजन का वह रूप ले लेता है, जंग लग जाता है, स्वयं में ही पदार्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारे कार्बन का फिलामेंट अच्छे समय तक टिका रहे, लंबे समय तक आपको प्रकाश उससे प्राप्त हो, इसके लिए उसका ऑक्सीकरण होना भी आवश्यक नहीं है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो आपका 2 से 3 महीना भी नहीं होगा, बल्ब आपका तुरंत खराब हो जाएगा। हम खरीदे हैं तो 6 महीना चले, साल भर चले तो अच्छा रहता है। ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा, हम बल्ब के अंदर क्या भरते हैं? निर्वात। निर्वात भरना मतलब क्या है? कोई भी हवा की मात्रा ना हो। वैक्यूम का मतलब समझते हैं, ऐसा जगह जहां हवा तक ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं, यानी एयर टाइट समझ लीजिए पूरी तरह से। भीतर कोई भी हवा प्रवेश नहीं करेगी और अंदर भी कोई हवा
नहीं रहेगी, ऐसा हम करते हैं। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो बहुत भी आई है, हमारे कार्बन फिलामेंट लैंप का दक्षता कितना होता है, 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। सबसे शुरुआत का बल्ब था, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब रिसर्च किया था, उन्होंने इसका जन्म दिया था साथियों, जन्मदाता वही थे, और उस समय में उन्होंने कार्बन को ही सेलेक्ट किया था। धीरे धीरे विज्ञान प्रगति करता गया, हम लोग आज एलईडी बल्ब के पास हैं, और समय बदलेगा तो हम लोग इससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद रखना है, कार्बन फिलामेंट लैंप की दक्षता 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। कितना इसका उम्र होता है, 600 से 800 घंटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आपसे ऑप्शन दे देगा, 4 लैंप का नाम दे देगा, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे ज्यादा है। आपको याद रहेगा तभी तो आप टिक लगा पाएंगे। तो आइए मैं रिपीट करता हूं, इस पॉइंट यहां पर जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन का इस्तेमाल फिलामेंट के रूप में करते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरे नंबर पर इसका गलनांक भी उच्च होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कार्बन फिलामेंट लैंप से किस रंग का प्रकाश मिलता है, लाल और पीला प्रकाश मिलता है। इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, 1800 से 2000 होता है। 2000 से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। वाष्पित होने से क्या हो जाएगा, काला काला धब्बा स्पॉट बनने लगेगा। हम कार्बन के फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या करते हैं, वैक्यूम डालते हैं, यानी बिल्कुल भी ग्लास ट्यूब के भीतर कुछ भी नहीं देते हैं, हवा भी खींच लेते हैं वायु चूसक पंप से। उसके बाद आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसकी दक्षता कितनी होती है, 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट होती हैं। फिर आपसे अगला सवाल है, इसका जीवन काल कितना होता है, 600 से 800 घंटे। कंसेप्ट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, इस लैंप का जो प्रयोग है ना साथियों, अब मार्केट से बिल्कुल चला गया। इतना कम रोशनी देता था कि बल्ब अगर जल भी रहा है तो आपको अलग से लालटेन और लैंप जलाना पड़ता था। तो इससे अच्छा है कि नहीं ही जले तो अच्छा है, स्वाभाविक सी बात है। तो हमने क्या किया, बहुत कम प्रकाश प्राप्त होने के कारण अब इसका इस्तेमाल हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। आइए, इसके बाद फिर हमने सोचा कि और ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी होगी। और ज्यादा प्रकाश अगर हम चाहते हैं व्यवस्था करने का, और ज्यादा प्रकाश डेवलप करना चाहते हैं, कुछ तरकीब में बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना पड़ेगा, तो हमने कार्बन की जगह दूसरा पदार्थ लिया, और वो दूसरा पदार्थ हमारा था
आइए, आइए साथियों, धात्विक फिलामेंट लैंप। हमने देखा कि कार्बन के माध्यम से जो रोशनी आ रही है वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने मेटल का चयन किया। वो मेटल हमारा कौन सा है? वो मेटल हमारा साथियों टंगस्टन। क्योंकि हमने सिलेक्शन जब करना शुरू किया तो हमने देखा कि इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है 3370 डिग्री सेल्सियस, 3400 के आसपास ही है। लेकिन खासियत यह है कि यह अपने अस्तित्व को 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी मैक्सिमम बचाए रखता है। 3000 से ऊपर जाने पर वाष्पीकृत होने लगता है, यानी मैक्सिमम हमने कहा 3000, लेकिन आप याद रखिएगा इसका वर्किंग टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। कहां आपका कार्बन 2000 पर समाप्त हो रहा था, ये 2800 तक जा रहा है, यानी रोशनी स्वाभाविक रूप से आपको क्या देगा? अधिक मिलेगा। तो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया मेटल का, और वो मेटल के रूप में हमने लिया टंगस्टन को। अब टंगस्टन जो लिए तो उसमें पहली बार तो निर्वात में ही लगा के यूज किए, दूसरी बार देखा कि इसकी क्षमता कैसे बढ़ेगी, तो निर्वात के बाद फिर अगला स्टेप हमने लिया, गैस इसमें डाल दिया। क्या किया हमने? गैस डाल दिया। अब देखिए जरा कि आपका सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वैक्यूम फिलामेंट लैंप का, वैक्यूम मेटल फिलामेंट लैंप का। अब यहां पर टंगस्टन का फिलामेंट तो हमने यूज किया है, लेकिन कांच के भीतरी भाग में कोई भी गैस हमने नहीं डाला है। क्या किया है साथियों? कोई भी गैस हमने नहीं डाला है। बाकी सारा व्यवस्था जैसे वहां किया था, सपोर्ट लगाना, वाइंडिंग, आपका जो हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है उसको इस तरह से लपेट करके लगाना। ऐसा क्यों करते थे मालूम है? जितनी लंबाई हमारे तार की बढ़ती है प्रतिरोध उतना बढ़ता है। अगर छोटे जगह में, मान लीजिए इतने जगह में 1 मीटर का तार आपको फैलाना, लपेटना है, 1 मीटर के तार को या 2 मीटर के तार को इतना ही जगह में आपको अटैच करना है। लंबा लंबा तो नहीं दीजिएगा, लपेट दीजिएगा, कॉइल के रूप में कर दीजिएगा, मोड़ दीजिएगा। तो मोड़ने से क्या होता था, हमारा कम जगह में लंबे आकार का तार, अधिक लंबाई का तार सेटल हो जाता था, एडजस्ट हो जाता था, इसीलिए कॉइल के फॉर्म में की। कई बार तो आपने देखा होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा भी आपको, कॉइल ऑफ कॉइल ऐसे ऐसे भी लपेटा है, लपेटते 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 इस तरह से डबल डबल टाइम लपेटा है। डबल डबल टाइम लपेटने से क्या हो रहा है, हमारे तार की लंबाई भी काफी बढ़ रही है। लंबाई काफी बढ़ रही है तो मेरा रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और यदि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आई स्क्वायर आर भी मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां समझिए कि ये फिलामेंट को सहारा देने के लिए यहां भी कांच का हमने क्या लिया था? स्तंभ लिया था, जो कि सपोर्ट वायर के रूप में है, जिससे कि आपका टंगस्टन का फिलामेंट टिका हुआ है। संपर्क से हट जाएगा तो बल्ब मेरी डैमेज कर जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, उसका काम नहीं होगा। इस कांच का जो स्तंभ है उसमें एक छोटा सा छिद्र हम लोग रखते हैं। ये छिद्र क्या होता है, तो बल्ब को निर्वात करने के बाद हीट की प्रक्रिया को बंद करने के लिए होता है। मतलब वैक्यूम करने के लिए तो आपको कहीं एक होल देना पड़ेगा ना, और उस होल से सारा गैस खींच लिए, और खींचने के बाद उसको बंद कर दिए, तो इसीलिए छोटा छिद्र होता था। ऊपर में आपकी टोपी होती थी, कैप होता था, और उस टोपी के ऊपर में यहां पर तो आपका एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर रहता था कनेक्शन के लिए, बाकी बीच में काला काला चारों तरफ देखते होंगे, ये आपका क्या रहता था? अचालक पदार्थ। क्या रहता था? अचालक पदार्थ रहता था, इंसुलेटिंग मटेरियल रहता था। और ये बीच वाला, ये आपका, इसी में ना हमारी पीतल वाली दोनों जो हुक थी होल्डर के अंदर, जब आप बल्ब को करते थे तो अंदर दबाते थे, अंदर दबाते थे, तब जाकर के हुक में फंसाते थे, तो आपका ऊपर का जो दोनों पीतल का नोब है वो इसको ऐसे दबाए रखता था, कनेक्शन बना के रखता था।
और जब कभी आपका होल्डर गड़बड़ हो जाता था, पता चलता था एक अच्छे से दब ही नहीं रहा या दबा तो ऊपर ही उठा रह गया, संपर्क प्रॉपर नहीं बन पाया, बल्ब आपकी जलती नहीं थी, होल्डर आपको बदलना पड़ता था। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, स्वाभाविक रूप से यहां कार्बन फिलामेंट से हमें क्या मिलेगा? अधिक प्रकाश मिलेगा। समझ गए? टंगस्टन के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया है, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370, मोटा मोटी बोलचाल में 3400 कह दीजिए। लेकिन साथियों निर्वात जब हमने दिया है तब हमारा वर्किंग टेम्परेचर 2400 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है निर्वात के केस में, ठीक है। अब आपका अगर 2400 से ज्यादा आप निर्वात वाले बल्ब के अरेंजमेंट में, ध्यान रखिएगा, निर्वात वाले बल्ब के अरेंजमेंट में अगर आपने 2400 से ज्यादा तापमान बढ़ा दिया तो वैसी परिस्थिति में टंगस्टन वेपोराइज होने लगता था, फिर वहां भी वही ब्लैक स्पॉट आने की संभावना बनती थी। ये जरा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट टंगस्टन का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आपको मालूम है ना पीटीसी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका मतलब है साथियों कि अगर आप किसी मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। अगर बढ़ने से बढ़े, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े, टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटे, तो वैसी परिस्थिति में इसे पीटीसी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हमारे जितने मेटल कंडक्टर हैं साथियों, हमारे जितने मेटल कंडक्टर हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है। फिर आपका एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एनटीसी के अंदर आप क्या महसूस करते हैं? एनटीसी वो होगा जिसमें टेम्परेचर बढ़ाइए आपकी रेजिस्टेंस घट जाती है, रेजिस्टेंस घटती है आपकी करंट बढ़ जाती है। इस तरह का स्वभाव आपका सेमीकंडक्टर रखता है, अर्धचालक रखता है सेमीकंडक्टर, या नहीं तो आपका इंसुलेटर रखता है, ठीक है। और तीसरा पदार्थ होता है जो ZTC है, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यहां तापमान के बढ़ने और घटने से रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रहता है। सामान्य रूप से ZTC के रूप में हम किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीन का करते हैं, यूरेका का करते हैं, नाइक्रोम जो है यह भी इसके अंदर आता है। ये सब पदार्थ आपके क्या हैं? ZTC हैं। आप सब लोगों ने अपने जीवन में सुना या पढ़ा होगा कि हम जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करते हैं, मापक यंत्र का, वोल्टमीटर, अमीटर, वहां पर जो स्टैंडर्ड प्रतिरोध के रूप में हम लेते हैं पदार्थ को, वो आपका क्या रहता है? मैग्नीन रहता है। यानी मीटर का रेजिस्टेंस कैसे व्यक्त किस पदार्थ का बना होता है? मैग्नीन का। एकदम इसको याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। पीटीसी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगी। कंसेप्ट क्लियर? एनटीसी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगी, रेजिस्टेंस घटेगी, करंट बढ़ेगी। ZTC मतलब जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ें साथियों। अब यहां समझिए, तो मेरा टंगस्टन कैसा पदार्थ है? पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। और यहां पर हमारे टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान कितना होता है? 0.0051 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। याद रख लीजिएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मात्रक होता है साथियों प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस।
मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कितना प्रतिरोध बढ़ रहा है। समान रूप से समझिए, हमारा टंगस्टन जो होता है ना, वह कंपन सहने की ताकत भी रखता है। मतलब अगर हिला डुला ज्यादा तब भी जल्दी यह अपने स्टीम को, अपने सपोर्ट वायर को छोड़ता नहीं है। कई बार आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि हम लोग दरवाजे वगैरह पर भी बल्ब लगा देते हैं, हवा भी चलता है, लाइट अगर है, थोड़ा बहुत बल्ब इधर उधर हिल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सड़क पर आप ढाबे वाले को देखते होंगे, बहुत पहले, अब तो सब लोग नियॉन लैंप का, नियॉन ट्यूब का यूज करने लगा है। पहले क्या करता था, जहां ढाबा रहता था सड़क के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ बीच में ऐसे ऐसे लड़ी जैसा वो बल्ब लटका देता था। हवा में उसका बल्ब हिल डोल भी रहा है लेकिन फिर भी वह प्रकाश दे रहा है। ऐसा तभी संभव है जब आपका यांत्रिक मजबूती क्या हो, आपके फिलामेंट की अच्छी हो, तभी तो वह जल्दी पकड़ संपर्क को छोड़ेगा नहीं। अगर कमजोर रहेगा, हल्का हिलेगा, तुरंत संपर्क टूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से क्या होगा, बल्ब आपका काम ही नहीं करेगा। हर 2 दिन में, हर 2 घंटा में पता चलेगा बल्ब नया लाना पड़ रहा, दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखिएगा, यांत्रिक सामर्थ्य क्या होता है साथियों, बहुत ज्यादा रहता है। किसका? आपके टंगस्टन का। इसलिए जल्दी संपर्क को छोड़ता भी नहीं है, सस्ता भी है, और साथ ही साथ आप जैसे स्विच देते हैं तुरंत चालू होता है। ऐसा नहीं कि स्विच देने के बाद कहता 2 मिनट स्थिर रहिए ना, पानी उनी पीते हैं तब चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत आपके बल्ब से प्रकाश आने लगता है। हालांकि आपको मैं बता दूं साथियों, छोटे छोटे जगहों पर प्रकाश के लिए, सजावटी लाइट के लिए इसका हम लोग यूज किया करते थे। पिग्मी लैंप है, कैंडल लैंप है, नाइट लैंप है, वो सब रूप में हम इसका यूज करते थे। नॉर्मली कितने वाट का बनाया गया, 0 से 25 वाट का ये सब रहता था। और इस लैंप में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 90% हीट जो है ना वो बर्बाद ही हो जाती है। मात्र कितना परसेंट, 10% ही आपका किस रूप में बदलती हैं, प्रकाश के रूप में। तो इसकी भी दक्षता बहुत अच्छी नहीं प्राप्त होती है। हाँ, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम इसका इस्तेमाल बड़े कमरे में करें तो कोई मीनिंग इसका नहीं है। बड़े कमरे में यह रोशनी देने में सक्षम नहीं होती है। सारा संपर्क पॉइंट, सारा अरेंजमेंट उसी तरह का है। ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिससे आपका क्या जुड़ेगा, हमारे होल्डर का जो पिन है कॉपर वाला, या नहीं तो पीतल वाला। जनरली किसका रहता है, पीतल का रहता है। कॉपर का तो कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जनरली पीतल का जो है ये नोब जो था, उससे यहां कॉन्टैक्ट जुड़ेगा। इसके ऊपर जो इंसुलेशन है, कौन सा इंसुलेशन है, विटराइट इंसुलेशन है। ऐसे लगता है जैसे कोलतार या अलकतरा आप लोग जानते हैं ना, सड़क के ऊपर जो चिपका देता है, वैसे ही लगता है कि कुछ उसके ऊपर से चिपकाया हुआ है कि नहीं है। उसके बाद साथियों बाकी सारी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ठीक उसी तरह। यहां हमारी क्या है, टंगस्टन की फिलामेंट है, बाकी ग्लास का बल्ब है, सपोर्ट वायर है, सब कुछ उसी तरह का है। अब यहां पर जो याद रखने वाली चीजें हैं उस पर आइए। हमारी जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वैक्यूम वाली, उसका याद रखिएगा दक्षता कितनी होती है, 8 से 10। कार्बन का कितना था, 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट, उससे लगभग डबल हो गया। थोड़ा बदलाव किए तो चीज अच्छा हुआ। इसकी क्षमता भी देख लीजिए, आयु भी बढ़ गई। 600 से 800 था, 750 से 850, 750 से 850 हो गया। क्लियर। अब आइए साथियों, प्रायः हम लोग याद रखेंगे 25 वाट से 250 वाट तक के रेंज में इसका निर्माण करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेटेस्ट, जिस बल्ब का हम लोगों ने यूज किया है CFL आने से पहले, ये वही बल्ब है। इसी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था CFL आने से पहले। वैक्यूम टाइप मेटल फिलामेंट लैंप, ये है आपका गैस फील्ड,
ये क्या है आपका गैस फिल्ड। ध्यान रखिएगा साथियों, गैस जो फिल करते हैं वो हम नाइट्रोजन या क्या करते हैं, आर्गन करते हैं। आप सब जानते हैं आर्गन आपकी कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है। उसको अंदर भरते हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं जैसे पीछे थी सब सेम उसी तरह की। अंतर बस इतना है, पिछले वाले में वैक्यूम था, इसमें कौन सा भर दिया हमने, नाइट्रोजन या आर्गन भर दिया। इसके भरने से देखिए फायदा क्या होता है, इसके भरने से आपके फिलामेंट का तापमान धातु के गलनांक के बिल्कुल करीब हो जाता है, यानी वर्किंग टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने जो आपसे कहा 2500 से 2800, 2500 से 2700, मैक्सिमम याद रखिएगा 3000 तक यह पहुंच सकता है। समझ गए कि नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस तक यह पहुंच सकता है। और 3000 से ऊपर होने पर वाष्पीकरण होगा। अगर आपने निष्क्रिय गैस भरा है तो हमारे लिए और अच्छा हो गया, टेम्परेचर वर्किंग का बढ़ा, हमारी रोशनी भी स्वाभाविक रूप से क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से निर्वात में आपका कितना था इफिशिएंसी जी, 8 से लेकर के 10 ल्यूमेन प्रति वाट था मोटा मोटी। यहां आपका देख लीजिए 10 से 20 हो गया। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, 10 से बढ़कर के 20, यानी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आप जवाब दीजिएगा 18 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाता है आपके गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का। क्या होता है, 18 से 20 हो जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो हम लोग जो यूज कर रहे थे अपने घरों में CFL के आने से पहले, वह इसी का क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। याद रखिएगा इसका लाइफ भी लंबा हो गया, 1000 से कितना 1200 घंटे तक यूज हो सकता है। हम कितने वाटेज का बल्ब इससे बना सकते हैं, 40 से लेकर 1500 वाट का। 200 वाट तक तो हम लोग घर में भी यूज करते थे, थोड़ा बड़ा साइज का रहता था, है ना। बाकी वोल्टेज जो है 250 वोल्ट पर ही यह चलेगा, 230 220 पर चलेगा। आइए एक बार कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर विचार कर लें। सबसे पहले याद रखिए कार्बन फिलामेंट की इफिशिएंसी कितनी, 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट। वर्किंग लाइफ जीवन काल 600 से 800। कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस। दूसरे नंबर पर आइए निर्वात फिलामेंट, निर्वात टंगस्टन फिलामेंट लैंप, वर्किंग तापमान कितना तक, 2400 डिग्री सेल्सियस तक। दक्षता कितनी, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट। क्लियर। वर्किंग लाइफ जीवन काल 750 से 850 घंटे। उसके बाद फिर आइए आपका सबसे अंतिम वाला, जिसका क्या नाम है, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ये आपका कितना, इसका वर्किंग टेम्परेचर 2500 से 2700, 2800, मैक्सिमम 3000 तक। इसका साथियों दक्षता कितनी, 18 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट। इसकी आयु भी बढ़ गई कितनी, 1000 से 1200 घंटे तक। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे लास्ट जो हमारा बनकर तैयार हुआ था वो गैस वाला ही लैंप था, जिसका हम लोग इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल तक कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए साथियों, 200 वाट का जो हमारा लैंप रहता है उसमें प्रायः हम कैसा कैप लगाते हैं, यानी ग्लास के ऊपर जो ढक्कन लगता है ना, जिससे कि सब कुछ सेट करने के बाद बंद तो करिएगा कि नहीं करिएगा। ग्लास लगाए, सब चीज अटैच किए, अटैच करने के बाद फिर उसको जो कवर कीजिएगा ऊपर से,
उसी को कैप कहते हैं, टोपी कहते हैं। और उसी टोपी में जो ये आपका देखिए हुक है, पिन है, इसी पिन में ना आपका होल्डर ऐसे फंसता था, है कि नहीं है, और फिर आपका सप्लाई इसको मिलता था। स्वाभाविक सी बात है। ये जो कैप था, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 200 वाट तक का अगर लैंप है तो कैसा कैप, बायोनट कैप। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का यूज करते थे। ये वाला जो कैप है वो आपका बायोनट कैप है। क्या है साथियों, बायोनट कैप। कितने तक के लिए यूज हो रहा है, 200 वाट तक के लिए बल्ब में यूज हो रहा है। लेकिन साथियों जब आप देखेंगे कि चूड़ीदार आकार में आपका कैप है, कैसा कैप है, चूड़ीदार संरचना में है, यहां हुक है, अच्छी बात है, इसमें हुक रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, वहां तो हुक रहता है लेकिन इसमें हुक नहीं रहता, क्योंकि इसमें होल्डर में ही ऐसे घुमा करके, होल्डर में भी स्क्रू बना रहता है, इसमें भी स्क्रू खांचा बना रहता है, चूड़ी कटी रहती है, घुमा करके अटैच करते हैं। तो आपका 200 वाट से अधिक वाला जो हमारा होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे, गोलियत एडिशन स्क्रू कैप का। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा साथियों। आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, यदि आपने 230 वोल्ट की रेटिंग का अगर आपने बल्ब लिया है, वोल्टेज रेटिंग 230 है, तो उसको 230 पर चलाते हैं तो बहुत ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। 220 पर चलाइए, 215 पर चलाइए तो काफी लंबे समय तक चलेगा। अगर 230 को आप 240 दे रहे हैं तब तो आप जल्दी उसके विदाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी स्पष्ट सी बात है, अगर आप ज्यादा वोल्टेज पर लैंप को चलाते हैं तो लैंप की आयु क्या होती है, कम हो जाती है। लैंप जल्दी आपका क्या होगा, डैमेज कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ये कैलकुलेटेड है। अगर 1% हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो 5 से 15% आपकी आयु कम हो जाती है। अगर 5% हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो 50% आयु कम हो जाती है। एनालिटिकल अप्रोच है साथियों, यानी हर एक प्रतिशत पर 10। बच्ची पानी पी लिया करो बीच बीच में। बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा तुरंत व्यवस्था हो जाता है, बेटी को पढ़ाने में बहुत टेंशन होता है पैसा जुगाड़ करने। अभी भी 50% सोच में बदलाव नहीं हुआ है, ये बात श्योर है। और लड़कियों को आगे बढ़ने में रोकने का काम महिलाएं ही सबसे ज्यादा करती, ये बात भी जान लीजिए। आगे बढ़ें। अब यहां से समझ लिया आपने, 1% वोल्टेज हम बढ़ा देंगे, कितना लाइफ घट जाएगा, 5 से 15। एवरेज कर दीजिए तो 10% घटेगा, स्वाभाविक है। 15 + 5/2, 20/2 10%।
अगर 5% आप वोल्टेज बढ़ा देंगे 50% लाइफ घट जाएगी। इससे आपको क्या पता चला? हमेशा हमें निर्धारित वोल्टेज से कुछ कम पर ही चलाना चाहिए। मार्क कर रहा है ना सब लोग जी? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से यही सब आएगा क्वेश्चन। आइए साथियों ध्यान रखिएगा, अन्य दोनों लैंप से हमें ऊर्जा की खपत क्या होती है? पहले वाले में जितना एनर्जी का कंजप्शन था कार्बन फिलामेंट, अब प्लस आपका वैक्यूम फिलामेंट, वैक्यूम और टंगस्टन फिलामेंट, दोनों में आपका ऊर्जा ज्यादा खपत हो रहा था, रोशनी कम मिल रही थी। लेकिन जो तीसरा वाला है इसमें एनर्जी कंजप्शन तो उसी के बराबर है लेकिन रोशनी ज्यादा मिल रही है। तो इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे लिए ज्यादा बढ़िया हो गया। तो बहुत लंबे समय तक आप समझ लीजिए, सैकड़ों साल तक इस बल्ब का शासन रहा हमारे मन मस्तिष्क पर प्रकाश की दुनिया में, समझे कि नहीं? लेकिन 2000 के आसपास, 2004, 6, 7, 8 के आसपास आप लोगों ने CFL बना दिया, स्वाभाविक सी बात है। और CFL जब तैयार हुआ तो इसको मार्केट से आउट हो गया। CFL ब्लॉक में मिलता था पहले, है ना, बाद में सब जगह मिलने लगा, कीमत अधिक थी। अब CFL को रिप्लेस करके पूरे मार्केट पर राज कौन कर रहा है? LED कर रहा है। कीमत भी कम हो गई, प्रकाश भी अधिक, एनर्जी कंजप्शन भी बहुत कम, तो हमारे लिए काफी बेहतर हो गया। सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए साथियों, हालांकि एक बात जरूर है कि आखिर ये उष्मा की क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है। क्या रही है साथियों? उष्मा की बर्बादी हो रही है। और उसी बर्बाद हो रही उष्मा को हम यहां प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन आपने कंसेप्ट क्या महसूस किया? 90% हमारी उष्मा यूं ही बर्बाद चली जाती है, मात्र 10% ही आपका बदल पाता है किसमें? प्रकाश के रूप में। तो इफिशियंसी बहुत अच्छी इसकी है नहीं। और दूसरी समस्या ये होती है, आपको याद रखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि बार बार वोल्टेज अप डाउन हो रहा है या लाइट आ जा रही है, तुरंत पोल पर तार का कनेक्शन है, कटिया फंसाया है, कटिया फंसा के जर्दा के डिब्बे में पत्थर रख करके लटका दिया है, पहले तो यही होता था, है ना। अब वो बार बार हिल रहा है, हिलने की वजह से चरचर वहां कर रहा है, घर में लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बार बार आपका जल बुझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपका बल्ब को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बल्ब अगर तुरंत जल बुझ रहा है तो वैसी परिस्थिति में अतिशीघ्र इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिलामेंट जल जाएगा और बल्ब से आप हाथ धो बैठेंगे, दूसरा बल्ब खरीद के लाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? तो प्रश्न आपसे पूछा था, अगर बार बार बल्ब जल और बुझ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत लाइट ऑफ कर देना चाहिए। ये चीजें सिर्फ बल्ब के साथ नहीं है, पंखा के साथ भी हैं, सभी उपकरणों के साथ हैं। आइए साथियों, लैंप को अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से चलाना तो आपको लैंप का फिटिंग इस हिसाब से करना पड़ेगा कि हवा में वह स्विंग ना करे, हवा का प्रेशर उसके ऊपर ना पड़े, हमारा बार बार झूले नहीं बल्ब। अगर बार बार बल्ब में वाइब्रेशन होगा, एक तो टेम्परेचर अंदर में ज्यादा है, उसके बाद बल्ब अगर वाइब्रेट करती है, हिल डोल रही है, तो जानते हैं गर्म होने के कारण दुनिया का कोई भी वस्तु मुलायम हो जाता है, वहां पर भी वो पिघलने की स्थिति में पहुंचेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसके बाद अगर हिलेगा तो क्या होगा, फ्यूज होना है, फिलामेंट का संपर्क टूटना है, बल्ब का डैमेज होना है। तो हम लोग पूरा प्रयास रखते हैं वाइब्रेशन से, झटके से, गलत फिटिंग से बचाने का, और साथ ही साथ खुले स्थानों पर जब हम बल्ब लगाते हैं उसके ऊपर भी आकार का कैप जरूर लगा देते हैं, ताकि बारिश होगी तो पानी का छींटा सीधे आपके बल्ब के ऊपर, ग्लास के ऊपर ना पड़े, नहीं तो गर्म ग्लास के ऊपर लगातार पानी का छींटा पड़ेगा, बल्ब आपका फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है। आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। IP65 इंग्रेस प्रोटेक्शन, क्या होता है ये, इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस प्रोटेक्शन 65, ये नियम जो कहता है वो कहता है कि बल्ब को खुले आसमान के नीचे पानी के झटके से बचाना चाहिए। IP65 कहता है। IP65 के रेगुलेशन के हिसाब से क्या है इसका तात्पर्य, खुले स्थानों में बल्ब को पानी के झटके से सुरक्षित फिटिंग्स देना। ठीक है, क्या है, खुले स्थानों में बल्ब को पानी के झटके से सुरक्षित फिटिंग देना, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करिए जो पानी वगैरह का झटका बल्ब के शीशे पर ना आए, आपका बल्ब सुरक्षित रहे। साथ ही साथ बाहर में यदि हम लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम बाहर में बल्ब लगाते हैं और बाहर में ही स्विच भी लगाते हैं तो वह स्विच कैसा होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो स्विच भी भींगा हुआ है, आप भी गए हैं, स्विच दिया है, बस वहीं पर खेल चालू हो गया है कि नहीं है, भूत लगना चालू हो गया है। ऐसा भूत लगेगा कि फिर दोबारा दर्शन आपसे मुश्किल है। इसीलिए जब कभी भी खुले जगहों पर हम बल्ब लगाते हैं और वहां स्विच भी लगाएं तो याद रखिएगा स्विच कैसा हो, वाटर प्रूफ हो। चलिए, विद्यार्थी जी, डिस्टेंस से डिप्लोमा नहीं होता है, समझे, और हो भी रहा है माइनर स्पेस में 4 साल का बिहार सरकार के अधीन, तो उससे आपको बहुत कठिनाई होगी। सैकड़ों कंपटीशन ऐसे हैं जहां पर डिस्टेंस वाले बच्चों को मान्यता नहीं प्रदान की जाती। इसीलिए मेरा सलाह है कि ऐसी गलती करने का प्रयास भी ना करें, डिस्टेंस से डिप्लोमा ना करें। आइए, आपके एक मित्र ने सवाल पूछा है, उसी का जवाब मैंने दिया। अब साहब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था पावर फैक्टर कितनी होती हैं, 1 होती हैं, क्योंकि कैसा लोड होता है, यहां रजिस्टिव लोड होता है। और आप ये भी जान लीजिए, इस बल्ब को संचालित करने के लिए अलग से कोई ट्रांसफार्मर
या रेक्टिफायर या कोई भी दूसरी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आपका सिंगल फेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जो स्टैंडर्ड 230 वोल्ट की सप्लाई आपके घर में प्रदान कर रहा है, उस पर बड़े आराम से डायरेक्टली यह क्या करता है, काम करता। सीधा सप्लाई से जोड़िए, होल्डर लगाइए, बल्ब को सेट करिए, स्विच दीजिए, बल्ब चालू हो गया। तो याद रखिएगा, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पर जलने वाला लैंप कौन है? ये सारा लैंप, तीनों लैंप सीधे पर चलता है और बाहरी टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। बाहरी टेम्परेचर मतलब आपके मौसम की गर्मी अगर 55 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपके शरीर पर फर्क तुरंत पड़ेगा, लेकिन इस बल्ब पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहां से घुमा के पूछ सकता है, बाह्य तापमान से स्वतंत्र रहने वाला बल्ब निम्नलिखित में है। आप उत्तर दे दीजिएगा, गैस फील्ड कार्बन फिलामेंट, गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप। क्या हो जाएगा? गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप। चलिए आइए साथियों, विद्यार्थी जी पहले भोजन भरपेट कर लीजिए, उसके बाद कैप्सूल और एंटीबायोटिक के बारे में सोचिएगा। पहले हम भोजन ही नहीं किए, पेट ही नहीं भरा, बस तुरंत जो है सो आप कैप्सूले पर पहुंच गए। ऐसा थोड़ी होता है। परीक्षा जब नजदीक हो जाएगी, डेट अनाउंस हो जाएगा कि फलना तारीख को परीक्षा है, एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, तब न कैप्सूल टेबलेट फलना चिलना व्यवस्था होता है जी। एंटीबायोटिक है कि नहीं है? मतलब दुनिया में तो सब आदमी चाहता है कि हम बिना पढ़े नौकरी प्राप्त कर लें, लेकिन यह संभव नहीं है। बहुत पसीना बहाना पड़ता है तब नौकरी मिलती है। चलिए आइए साथियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका फिलामेंट जो है वह भी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। फिलामेंट के लिए हम लोग कार्बन का यूज किए, टंगस्टन का यूज कर रहे हैं, नाइक्रोम का नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कई बार पूछता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन में नाइक्रोम दिया रहता, आप उसी पे टिक लगाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, इसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। दोनों मटेरियल हमने देखा, दोनों 3400 के क्या था, करीब था। स्वाभाविक सी बात है, कार्बन भी और टंगस्टन भी। अब आइए, प्रतिरोधकता भी क्या होनी चाहिए? अधिक। रजिस्टिविटी मालूम है ना आपको, रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, R बराबर रो L बाय ए होता है। यहां से रो का मान निकालिए, क्या होगा? रो बराबर R इंटू ए बाय एल। वैज्ञानिकों जानते हैं ना, यह डायमेंशन से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? डायमेंशन से स्वतंत्र होता है। मतलब इसका है लंबाई के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एरिया के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ प्रभावित किस चीज से होता है? टेम्परेचर से होता है। यानी आप तार को मोटा करिए कि पतला करिए, कार्बन या कॉपर की प्रतिरोधकता जो है वही रहेगी। 5 किलोमीटर का तार लीजिए कि 5 मीटर का लीजिए, जो मान है वह सदैव कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इसके मान में बदलाव किसके वजह से आता है? टेम्परेचर के वेरिएशन से आता है। दूसरी बात इसके बारे में याद रखिएगा, इसका मात्रक विद्वानों क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, महो प्रति मीटर होता है कंडक्टिविटी का, सिग्मा का, जो कि इसका उल्टा है। तो दो बातें आपने देखा, इसका गलनांक क्या होना चाहिए साथियों? उच्च होना चाहिए। रजिस्टिविटी भी अधिक होनी चाहिए। यांत्रिक मजबूती भी बेहतर हो, तभी तो हिलने डुलने से जल्दी संपर्क टूटेगा नहीं, और यह अच्छी रोशनी देने में कैपेबल होगा और टिकाऊ भी होगा। साथ ही साथ लो वेपर प्रेशर यहां होना चाहिए, ज्यादा वेपर प्रेशर यहां के लिए उचित नहीं है। अब ये रिलेशनशिप आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। लो रहेगा तो अच्छा, पॉजिटिव तो रहेगा,
लेकिन लो रहेगा तो बेहतर होता है। आप यहां से इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमारे बल्ब की जो प्रदीप्ति दक्षता है V स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। और मेरा जो व्यास है ना, मतलब जो मोटाई है आपके निश्चित रूप से तार का, सपोज कर लीजिए हमने टंगस्टन का तार लिया है और इस टंगस्टन के तार का व्यास अगर हम देखें, ये वाला जो भाग है वही इसका मोटाई हुआ, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया सामने से देखिए तो यही, और यहां से यहां यही इसका क्या है, व्यास। व्यास का सीधा मतलब होता है मोटाई। याद रखिएगा साथियों, हम जो टंगस्टन के फिलामेंट का तार इस्तेमाल करेंगे, फिलामेंट के लिए टंगस्टन का तार इस्तेमाल करेंगे, उस तार का व्यास समानुपाती होता है I समानुपाती D के पावर 3/2 और D समानुपाती I के पावर 2/3, पलट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। हम धारा के मान के आधार पर ही व्यास का निर्धारण करते हैं और हमारा यह निर्धारण किस पैरामीटर के आधार पर लिया जाता है, I समानुपाती D के पावर 3/2। आप और आसानी से याद रखने के लिए इसको ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, I समानुपाती D के पावर 1.5, 3/2 1.5। कई बार ऐसा भी लिख देगा तो ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। क्लियर साथियों, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आपके बीच है, PVI है। कार्बन फिलामेंट लैंप एक कैंडल पावर का प्रकाश देने के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, 3 से 4 वाट। खपत देखिए बहुत ज्यादा है, 3 से 4 वाट कंज्यूम करके कितना कैंडल पावर, 1 कैंडल पावर। अगर 10 कैंडल पावर चाहिए तो 40 वाट कंज्यूम कर लेगा। वहीं पर आइए, निर्वात लैंप मात्र कितना साथियों, 1.2, यानी यहां पर आप 10 कैंडल पावर का प्रकाश चाहते हैं तो 12 वाट में आपका काम चल जाएगा। वहीं पर साथियों गैस भरा हुआ जो था, याद रखिएगा, गैस भरा हुआ जो हमारा फिलामेंट वाला बल्ब है वो मात्र 0.6, यानी 10 सीपी के लिए यह 6 वाट ही कंज्यूम करेगा। यानी यहां से स्पष्ट हो गया, सबसे ज्यादा साथियों, सबसे ज्यादा बेहतर इस तीनों में कौन है, गैस फील्ड है। पावर का कंजप्शन किसमें सबसे कम, गैस फील्ड में। क्लियर विद्यार्थी जी, ये सब जो डाटा है ना, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। ये फिक्स वैल्यू है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसको याद रख लीजिएगा। निर्वात में 1.2 वाट प्रति सीपी, गैस फील्ड में 0.6 वाट प्रति सीपी, और आपका कार्बन फिलामेंट में 3 से 4 वाट प्रति सीपी। चलिए साथियों, CRI के बारे में तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। CRI का पूरा नाम है कलर रेंडरिंग इंडेक्स, रंग प्रतिपादन सूचकांक। याद रखिएगा, यह कहां से कहां तक होता है, पैमाना स्केल 0 से 100 तक, और यह प्रकाश की उस क्षमता को बताता है जिसमें रंग के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जिस रंग का प्रकाश वस्तु है उसी रंग का वह क्या होगा, आपको दिखना चाहिए। CRI जितना बढ़िया होगा उतना हमारे लिए क्या है, बेहतर है साथियों। सूरज के प्रकाश का CRI 100, जिस इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं उसका CRI 95। सबसे घटिया कौन होता है, सोडियम वेपर लैंप। कितना साथियों, 22। क्लियर कंसेप्ट। चलिए याद रख लीजिएगा, सूर्य का सबसे अधिक, फिर इनकैंडेसेंट बल्ब का, और देन सबसे कम हमारा किसका, सोडियम वेपर लैंप का। सोडियम वेपर लैंप में ही आपके रंग का सही से स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता। हम सोडियम वेपर के बारे में भी जस्ट पढ़ने वाले हैं। सोडियम वेपर के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था, यह मोनोक्रोमेटिक होती हैं, एक वर्णी होती हैं, एक ही रंग का क्या करती हैं,
प्रकाश हमें प्रदान करने का काम करती हैं। साथियों, एक और छोटी बात याद रखिएगा, कल जो जीएलएस के बारे में हमने चर्चा किया था, जनरल लाइटिंग स्कीम, सभी तरफ समान रूप से प्रकाश को क्या करना, उत्सर्जित करना, यानी यूनिफॉर्मली लाइट को स्प्रेड करना चारों ओर। ये काम भी किसके माध्यम से हो रहा है, इसी बल्ब के, क्योंकि यहां एक ही जगह आपका कैप है, कैप के अलावा तो आप देख रहे हैं इधर पूरा आपका ग्लास है, ऊपर दाएं बाएं नीचे चारों तरफ समान रूप से प्रकाश क्या हो रही है, वितरित हो रही है। इसीलिए इसको जीएलएस भी कहते हैं। तो जीएलएस की श्रेणी में कौन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जीएलएस की श्रेणी में इनकैंडेसेंट बल्ब आ जाएगा, आपका ताप दीप्त बल्ब आ जाएगा, ताप दीप्त, हीट के कारण प्रकाश देने वाला बल्ब। क्लियर। अब साथियों ध्यान रखिएगा, सेम वही बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जीएलएस में सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगी, जीवन काल घट जाएगा। जब वो भी जीएलएस था, ये भी जीएलएस है, तो स्वाभाविक है 1% वोल्टेज बढ़ाएंगे तो 10% लाइफ घटेगा, 5% बढ़ाएंगे तो 50 घटेगा। जीएलएस का क्षमता 10 से 18 ल्यूमेन प्रति वाट। कौन सा ग्लास यूज होता है जी, क्लियर या कोटेड ग्लास? नॉर्मली आज के समय में हम लोग सोडा लाइम ग्लास का यूज कर रहे हैं। इसका यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम ग्लास। दुधिया जो रहता है ना, वो कांच ही रहता है साथियों, और वो आपका कौन सा कांच है, सोडा लाइम ग्लास है। दुधिया वाले से आप देखेंगे कि चौंध कम आती है, आंख पर बहुत ज्यादा वो चौंध नहीं पड़ती है, ब्राइटनेस थोड़ी उसकी कम रहती है, मध्यम प्रकाश रहता है, आंखों को सुकून देता है। चलिए साहब, सीएफएल में कौन सा कांच यूज कर रहे हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज कर रहे हैं। हैलोजन लैंप में कौन सा ग्लास यूज कर रहे हैं, क्वार्ट्ज ग्लास का यूज कर रहे हैं। ये बहुत कठोर होता है, टूटता नहीं है साथियों जल्दी। और जो आपका बोरोसिलिकेट होता है, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ग्लास में चाय वगैरह पीते होंगे बहुत सारे लोग, तो बोरोसिलिकेट का जो कांच का ग्लास होता है थोड़ा महंगा देता है, आपको एक ग्लास 200 रुपए का पड़ेगा, लेकिन वह नॉर्मली अगर आप साफ वगैरह कर रहे हैं उसमें हाथ से स्लिप करेगा तो टूटता नहीं है। जब आप जानबूझ करके फोड़ने के दृष्टिकोण से प्रहार करेंगे तभी जाके फूटता है, नहीं तो नेचुरली थोड़ा बहुत ठोकर लगने पर जल्दी कुछ उसको नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी क्वालिटी इसकी क्या है, बेहतर है, मजबूत रहती है। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोगों ने जो हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम बात करेंगे साथियों नाइट लैंप के बारे में, 0 वाट लैंप के बारे में, कैंडल लैंप के बारे में। इसी को पिग्मी लैंप भी कहते हैं। मंदिर वगैरह जो हम लोग घर में बनाते थे भगवान के लिए छोटा सा, उसमें भी हम लोग पहले इस बल्ब को क्या करते थे, लगा दिया करते थे। जैसा रंग आपको पसंद है उस रंग का आप ले आइए। लेकिन ये बल्ब जो आपके सामने दिख रहा है ये एवरेडी कंपनी का है, लेकिन ये वाला बल्ब, इसका भी ग्लास आप देख रहे हैं सोडा लाइम वाला ग्लास है, कलर इसके साथ सेट किया गया है। अब ये इसी रंग का प्रकाश भी देता था, लेकिन साथियों पहले के समय में जो ये बल्ब था ये कम से कम आप ध्यान रखिएगा 5 से 7 वाट का कंजप्शन करता था। नॉर्मली अगर रेटिंग की बात करें तो 12 से 15 वाट तक का बिजली खपत करता था। लेकिन साथियों परेशानी क्या थी, तो पुराना हमारा जो एनर्जी मीटर ये वाला था, जिसमें यहां देखिए एल्युमिनियम का डिस्क चक्का घूम रहा है, आप लोग यहां और यहां बीच में एक तार का लूप लगा करके क्या करते थे, इस चक्के को स्लो कर देते थे, हीटर पर खाना बड़े आराम से बना लेते थे। पुराना जो एनर्जी मीटर था, मतलब हीटर पर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खाना बनाया, अब पूरे दिन भर में ये चक्का एक बार मुश्किल से घूम पाया। पता चला कि महीने भर में 20 यूनिट नहीं हो रहा है, और लड़का तीनों टाइम खाना भी बना रहा है, पंखा भी सब रूम में चला रहा है। तो वो बहुत फायदेमंद था पहले के समय में। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, बंदिशें लग गई। अब डिजिटल आ गया, डिजिटल तो छोड़िए अब ऑनलाइन हो गया है ना, स्मार्ट मीटर आ गया।
पहले ही एडवांस में रिचार्ज कराइए, नहीं तो कट जाएगा। तो इसकी फॉल्ट थी साथियों, याद रखिएगा। ये हमारा इंडक्शन टाइप का क्या है, एनर्जी मीटर। क्या है साथियों, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। और वो भी कैसा वाला एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज। कैसा है साथियों, सिंगल फेज। आप याद रखिएगा, हम अपने घरों में सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक, अब के समय में परिवर्तन हो गया है, पहले यही रहता था। तो इस मीटर की ये दिक्कत थी साथियों कि 5 से 7 वाट, 10 वाट, 12 वाट जो कम मात्रा में पावर का कंजप्शन है, उसकी गणना करने में यह असक्षम था। ये कंजप्शन तो हो रहा था पावर का, लेकिन एनर्जी मीटर उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता था, जिस वजह से आपकी बिजली की बिल क्या होती थी, कम आती थी। और आप नॉर्मली माइंड मेकअप किए हुए रहते थे, 0 वाट का है, इससे थोड़े बिजली आ रहा है। लेकिन रियली क्या था साथियों, 5 से 7। आज के समय में अगर आप इसी बल्ब को खरीद के लाते हैं, हालांकि अब मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कहीं से मिल जाए और आप खरीद के लाते हैं, तो कंफर्म हो जाइए इसका भी पावर कंजप्शन आपके बिजली के बिल में इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने, 0 का तो बनाना पॉसिबल नहीं है विद्यार्थी जी, हम लोगों ने क्या किया, अब 0.5 वाट का क्या किया साथियों, 0.5 वाट का क्या बना लिया, एलईडी बल्ब बना लिया। अब 0.5 वाट तो लाइसेंसी 0.5 है, स्वाभाविक रूप से इससे पावर का कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा, और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आजकल तो हम लोग बिजली बचाने के लिए भी काफी सजग रहते हैं, और रहना भी चाहिए। यूं ही व्यर्थ पंखे बल्ब को जलाना एकदम नहीं चाहिए, खास करके इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, जो इस क्षेत्र के साथ अपना संबंध रखता है। तुम जी ड्रीम 11 घर का पंखा बल्ब चालू करके आता है ना कोचिंग, आज जो जाएगा तो रूम जितना गर्म हो जाएगा, सो अभी जाएगा कोचिंग से, रूम तो पूरा गर्म हो जाएगा। चालू रखता तो रूम ठंडा रहता ना जी, जाता तो थोड़ा अच्छा लगता। बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा बंद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, हमेशा बल्ब पंखे को अगर उपयोग नहीं है तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजली का बचत करना, बिजली का उत्पादन करना है, यह सदैव ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें जब आप नौकरी में जाएंगे तो वहां बहुत केयरफुल ढंग से ये सब आपको मैनेज करना होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, कहां कहां यूज होता था, याद है आप लोगों को, फोटो फ्रेम। जो लोग सत्संगी हुआ करते थे, बाबा का फोटो लगा के बीच में, है कि नहीं है, बिहार में सत्संग उत्संग थोड़ा ज्यादा चलता है, नॉर्थ बिहार में विशेष रूप से। साउथ बिहार के बारे में तो आइडिया उतना नहीं है, नॉर्थ बिहार में खूब सत्संग प्रवचन होता है ना। हम तो कम घर जा पाते हैं, लेकिन जब भी हम अपने घर जाते हैं हमेशा सत्संग होता ही रहता है, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। मतलब 3 बजे सुबह से ही आवाज आना चालू हो जाता है, रात में 10 बजे तक होता रहता है, समझे कि नहीं, खूब होता है। चलिए, अब ये सत्संग यदि बंद रहा तो अष्टजाम होता है। अच्छा अच्छा, चलिए, खैर वो भी अच्छा ही चीज है, रोजी रोजगार मिलता है। 0 वाट का बल्ब फोटो फ्रेम में लगाए, छोटे मंदिर में लगाए, सजावटी रोशनी के लिए भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा साथियों, मैंने आपसे कह ही दिया है, 0 वाट है मतलब पावर खपत नहीं कर रहा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ये पावर कंज्यूम करता है, लेकिन मेरा एनर्जी मीटर ही पहले का सही नहीं था, इसकी और क्षमता के कारण उसका कंजप्शन कैलकुलेट नहीं होता था, इसलिए हम 0 कह देते थे, ठीक है। और अब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, सामान्यतः 0 वाट के बल्ब पहले कितने पावर का कंजप्शन करते थे, 5 से 7। अगर 5 से 7 ऑप्शन में नहीं है तो आप 10 से 15 है, 12 है, इसी को टिक लगाइएगा।
लेकिन 15 के अंदर ही रहता था। आइए साहब, ये तो हमारा बल्ब का काम अब समाप्त हो गया। हाँ, पावर का फर्क हो रहा है ना, रेटिंग हो रही है ना, वोल्टेज का रेटिंग चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, करंट हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल फिलामेंट टंगस्टन का ही है, लेकिन उसके साथ क्या है ना कि हम वहां पर डबल क्वाइल्ड क्वाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से वैल्यू में परिवर्तन हो जा रहा है। अब देखिए साथियों, गैस डिस्चार्ज लैंप, ऐसा लैंप जिसमें आप निष्क्रिय गैस तो भरेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, निष्क्रिय गैस तो भरेंगे, लेकिन वह निष्क्रिय गैस क्या काम करेगी साथियों, तो गैसियस डिस्चार्ज होगा, वाष्पीकरण होगा, वेपोराइजेशन होगा, और उस वेपोराइजेशन की वजह से आपस में परमाणुओं के बीच क्या होगी, टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण प्रकाश की उत्पत्ति होगी। तो ऐसा लैंप जो गैसियस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर हमें प्रकाश देता है, उन सभी को किस नाम से जानते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप के नाम से जानते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप के अंदर आपका सोडियम वेपर लैंप है और आपका क्या है, मरकरी वेपर लैंप है। मरकरी वेपर का भी दोनों हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इतना ही नहीं, गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर ही आपका CFL भी काम करता है, गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर ही आपका नियॉन लैंप भी काम करता है। आइए साथियों, इस तरह के लैंप में हम क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस तो देते ही हैं, साथ साथ सोडियम और मरकरी का भी भाप देते हैं। सोडियम का भाप दिया तो वो हो जाएगा सोडियम वेपर लैंप, मरकरी को वाष्प के रूप में दिया तो क्या हो जाएगा, मरकरी वेपर लैंप हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात, जिसका भाप देंगे वही नाम हो जाएगा। अब गौर करिएगा, इसमें भी हमको इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रोड का मतलब फिलामेंट, जहां पर हीट क्या होगा हमें चाहिए, तभी तो आप हीट अगर नहीं विकसित होगी, वेपोराइजेशन कैसे संभव है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, दो फिलामेंट लेते हैं, और यहां भी जो फिलामेंट होता है वह भी आपके टंगस्टन का होता है, और दोनों फिलामेंट के बीच वोल्टेज के अंतर की वजह से क्या होता है, स्वाभाविक रूप से याद रखिएगा, काफी ज्यादा वोल्टेज देते हैं। सप्लाई तो हम 220 230 ही ले रहे हैं, लेकिन गैसियस डिस्चार्ज कराने के लिए 2000 से साथियों 5000 वोल्ट अंदर में विकसित हो जाता है। विस्तार से हम आगे समझेंगे। शुरुआत में लिया है कितना कंजप्शन, मात्र लिया है 230, लेकिन अंदर में डिस्चार्ज जब हो रहा है तो भीतर में गैसियस डिस्चार्ज कराने के लिए यह 2000 से 5000 वोल्ट का वोल्टेज विकसित कर देता है। और जब विकसित हो गया, गैसियस डिस्चार्ज होने लग गई, तब जाके फिर हम इस वोल्टेज को चोक के माध्यम से कंट्रोल करते हैं और करंट को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं, और फिर आपका फंक्शन स्मूथ चलता रहता है। समझे कि नहीं? तो ये जो काफी ज्यादा मात्रा की वोल्टेज है और इस वोल्टेज के बीच जो अंतर होता है, याद रखिएगा, उसी अंतर के कारण हमारे वाष्प का क्या होता है, आयोनाइजेशन होने लगता है। जो भी वाष्प हमारे उत्सर्जित हुई हैं उसका क्या हो जाएगा, आयनीकरण होने लगेगा, और गैस के आयनीकरण होने से जो वाष्प है वो अपने परमाणु से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगता है। सोडियम का वेपर है, उसका परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है, या फिर आपका मरकरी वेपर है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है। लेकिन ट्यूब के भीतर आपने क्या भर दिया है, निष्क्रिय गैस, आर्गन भर दिया है। आर्गन का भी परमाणु तो यहां पर स्वतंत्र रूप से है, और ये सब क्या कर रहा है, आपका वेपर का या फिर सोडियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सब इधर की ओर आ रहा है। तो हमारे सोडियम के वेपर के परमाणुओं के माध्यम से निकल रहे इलेक्ट्रॉन और हमारे आर्गन के इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच आपस में क्या होता है, टक्कर होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, और इस दोनों जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद जो हमारी क्या होती हैं, प्रकाश उत्सर्जित होती है।
ध्यान रखिएगा। और फिर यही प्रकाश ग्लास ट्यूब के माध्यम से हमको बाहर प्राप्त होता है। कंसेप्ट यही है। यानी आपने हाई वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज की वजह से हमारे वेपर सोडियम या मरकरी वेपर वेपोराइजेशन हुआ, वेपोराइजेशन के बाद आयनाइजेशन होना शुरू हुआ, आयनीकरण होने से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ट्यूब के अंदर हमने आर्गन भर दिया है, निष्क्रिय गैस भर दिया है। इसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के साथ वह आने वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करके टकराता है। और जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, इसी को हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं। और जब टकराते हैं तो परिणाम क्या होती हैं? स्वाभाविक रूप से साथियों हमें प्रकाश प्राप्त होती हैं। और हमने ट्यूब लगाया है ग्लास का, कांच का, जो कि पारदर्शी है। इसके कारण हमें प्रकाश सीधे सीधे मिलना चालू हो जाता है। यही बेसिक कंसेप्ट है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से किधर की ओर जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा। और निगेटिव के साइड में आपका ओपन में रखा हुआ है निष्क्रिय गैस, वो तो सब जगह फैला हुआ है। उधर से इधर आता है, ये उधर से उस तरफ जाता है। स्वाभाविक रूप से दोनों टकरा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े साथियों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरा दो मेन जो आपका वेपर लैंप है, पहला मरकरी वेपर, दूसरा सोडियम वेपर लैंप। पहले हम लोग अच्छा क्वालिटी वाला चीज ही पढ़ लेते हैं, बाद में सोडियम पर चर्चा कर लेंगे। मरकरी वेपर लैंप, नाम से ही संस्कार का पता चल रहा है कि इसमें भरा क्या गया होगा? मरकरी। क्या विद्यार्थी जी भरा गया होगा? मरकरी। विद्यार्थी जी दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? तुम जी लड़का खगड़िया वाला, हवा लग रहा है तुमको जी? चलिए, नहीं होगा तो एक डीसी फैन ले लेना तुम, अब पीठ पर लगा लेना पीछे। जापान वाले लोग जो वैशाली घूमने आते हैं या गया घूमने आते हैं, आप लोग देखते होंगे जापान थाईलैंड वाले जो बौद्ध भिक्षु आते हैं, वो लोग पैदल ही चलते हैं बिहार की भूमि पर। उनके लिए यह जमीन बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर उनके आस्था के केंद्र भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ उनका समय बीता। तो वो लोग नंगे पैर चला करते हैं, बहुत पवित्र है ये भूमि उनके लिए। तो वो लोग आप देखिएगा गर्मी के मौसम में जब आते हैं तो प्रायः यहाँ पर कॉलर के पास वो हुक लगा लेते हैं और एक छाता जैसा रहता है। ठीक है, जापान में तो टेक्नोलॉजी आप लोग जानते ही, दुनिया में नंबर 1 है टेक्नोलॉजी के मामले में। इतनी बार परमाणु अटैक होने के बावजूद, भूकंप होने के बावजूद भी एशिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री में से है, स्वाभाविक सी बात है। तो कॉलर में वो लोग कैप लगाते हैं और छाता जो है ऑटोमेटिक यहाँ फैल जाता है और पीछे से डीसी फैन रहता है, समझे कि नहीं? ठीक है, और छाता में क्या रहता है ना, उसका पैनल रहता है सोलर वाला, उसी से धूप से वो चार्ज भी होता है, इसको एनर्जी जाती है, पीछे से मस्तिष्क पे हवा देता रहता है, ऊपर से छाता छाया करता है, आराम से मस्तिष्क से जाता रहता है। समझे? चलिए आइए साथियों, वैसा ही तुम जुगाड़ कर लेना, ठीक है कि नहीं? चलिए साहब, इस दुनिया में याद रखिएगा, आपके माता पिता के अलावा एकमात्र व्यक्ति शिक्षक होता है जो चाहता है आपका जीवन सुखी हो जाए। बाकी एक मां के कोख से जन्मे 2 बच्चे भी आपस में कभी नहीं चाहते कि मेरा भाई सक्सेसफुल हो जाए, समझे कि नहीं? इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का रिश्ता कुछ अलग होता है। चलिए आगे बढ़े साथियों। मरकरी वेपर लैंप, तो लैंप में मरकरी क्या होती है? भरी रहती हैं। इसमें फिलामेंट से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता विद्यार्थियों, यहां प्रकाश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने की वजह से। याद रखिएगा, जैसे ही मरकरी हमारी गर्म होकर के क्या होती हैं? डिस्चार्ज होती हैं, आयनाइजेशन होने लगता है। डिस्चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लग जाना। जब यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने लग जाती हैं तो फिर यही इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं आपके निष्क्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों से, तब जाकर के आपकी प्रकाश प्राप्त होती है।
ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, दो तरह का मेरा मरकरी लैंप होता है, एक हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और दूसरा साथियों लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। नाम से ही काम का पता चल रहा है, इस वाले में प्रेशर हम ट्यूब के अंदर ज्यादा देंगे, इस वाले में प्रेशर ट्यूब के अंदर कम देंगे। सबसे पहले हम लोग हाई प्रेशर की बात करते हैं। सब बता रहे हैं विद्यार्थी जी, अपने घरों में हाई प्रेशर का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते, अपने घरों में लो प्रेशर का करते हैं। हाई प्रेशर का इस्तेमाल विशेष रूप से रेलवे यार्ड में, बड़े बड़े मैदानों में, फैक्ट्री लाइटिंग के लिए, ठीक है, ये सब के लिए हम लोग करते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना को समझिए। यहां हमने कैपेसिटर लगाया है पैरेलली, इसके साथ श्रेणी में हमने क्या लगा दिया है साथियों, चोक लगा दिया है। चोक के बारे में आप जानते हैं, इंडक्टिव कॉइल होती हैं, और आप सब यहां पर बैठे विद्यार्थियों को मैंने बताया है, जिनको नहीं बताया है उनको भी बता देते हैं। चोक का संस्कार होता है, करंट को नियंत्रित रखती है। क्या करती है? करंट के मान में परिवर्तन का विरोध करती है, करंट के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। और कैपेसिटर का संस्कार मालूम है ना आप लोगों को, कैपेसिटर वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कैपेसिटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है। सिभर वाले विद्यार्थी इंडक्टर करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखता है, समझे कि नहीं? आएंगे उस पॉइंट पर। लो प्रेशर को तो हम दोनों पे चलाते हैं। चोक जो है ये एसी पर ही संचालित होता है, नहीं, समझे कि नहीं? हमारा कैपेसिटर, इंडक्टर, ये दोनों एसी पर ही काम करने वाला एलिमेंट है। पोलराइज्ड कैपेसिटर अगर है तो वो डीसी पर चलेगा। पोलराइज्ड कैपेसिटर का जो संकेत है, ध्यान रखिएगा, ऐसा रहता है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ। इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव से ही जोड़ेंगे। अनपोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, किसी को भी पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव, उल्टा पुल्टा किसी तरह से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो बायलैटरल एलिमेंट होता है। विद्यार्थी, कैपेसिटर वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है, वोल्टेज के मान में परिवर्तन होने नहीं देता है। अब यहां से समझिए, यहां जो कैपेसिटर हम लगा रहे हैं वो पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए लगाते हैं, क्योंकि चोक की वजह से हमारा पावर फैक्टर लैग करता है, कम होता है। कैपेसिटर लगा देते हैं तो मेरा पावर फैक्टर स्टेबल हो जाता है, साथ ही साथ वोल्टेज के मान भी कांस्टेंट हो जाते हैं। दोनों पर्पस होता है। यहां देखिए डबल ट्यूब है, ये भीतरी है, ये क्या है, बाहरी है। भीतर और बाहर का जो सेक्शन है, इस ट्यूब के भीतर हमने क्या किया है, एक हाई रेजिस्टेंस को यहां श्रेणी में जोड़ा है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर, मेन इलेक्ट्रोड, और ये हमारा सहायक इलेक्ट्रोड। मैंने आपसे कहा था दो इलेक्ट्रोड यहां होते हैं, एक आपको मेन इलेक्ट्रोड, एक क्या होते हैं, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, सहायक इलेक्ट्रोड। ये जो सहायक इलेक्ट्रोड है, यह स्टार्टिंग के शुरुआती समय में हमारे डिस्चार्ज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ हम श्रेणी में एक उच्च मान का प्रतिरोध भी जोड़ते हैं। ये पूरी जो ट्यूब है, इसी के भीतर आपकी क्या होती हैं, गैसियस डिस्चार्ज होती हैं। हाई प्रेशर पर जो हम वेपर को पुट करते हैं, वो इसी ट्यूब के भीतर साथियों करने का काम करते हैं। अब याद रखिएगा, एक तो ये वाला आपका पैनल चैनल हो गया, एक ये हो गया, यानी ये वाला बीच का, और ये दो चैम्बर है आपका, अंदर और बाहर है साथियों। अब जरा गौर करिएगा, आर्क ट्यूब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाहरी बल्ब में भी क्या करता है, ट्यूब में होने वाले ताप परिवर्तन से सुरक्षा देने का काम करता है। यानी बाहर वाला जो ये है ना आपका,
आर्क, ये बाहर वाला जो कवर है, ट्यूब है, यह हीट से भी हमको बचाव देने का काम करता है, सुरक्षा के आवरण का भी काम करता है। याद रखिएगा भीतर का ट्यूब किस चीज से बना है? क्वार्टाज ग्लास से। मैंने आपसे कहा था क्वार्टाज बहुत ही क्या रहता है? कठोर होता है। मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट है उसका जो शीशा देखते हैं आप, ऐसे आप हाथ से मारिए, फूट जाएगा क्या? नहीं फूटेगा। जब तक हथौड़ा वगैरह से नहीं ठोकर मारिएगा नहीं फूटता। वो भी क्वार्टाज का ही रहता है। हार्ड रहता है ना, मोटा रहता है, हार्ड भी रहता है। तो क्वार्टाज से बना होता है। थोड़ी मात्रा में क्या क्या दिया इसमें? मरकरी और आर्गन गैस भर दिया। मेन इलेक्ट्रोड का फिलामेंट कौन सा है? टंगस्टन का है। टंगस्टन का कॉइल नुमा है। और शुरुआत में जो मेरा स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड था, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड था, उसके साथ सीरीज में क्या जोड़ा है? उच्च प्रतिरोध को जोड़ा है। गैसियस डिस्चार्ज को कंप्लीट रूप से होने में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी प्रक्रिया को होने में सही तरीके से 5 से 7 मिनट लगता है। ये जो सोचिएगा इनकैंडेसेंट बल्ब की तरह स्विच दिए रोशनी मिल जाएगी, ऐसा यहां नहीं होता है। यहां स्विच देने के 5-7 मिनट बाद फुल प्रकाश मिलना शुरू होता है, क्योंकि कंप्लीट रूप से वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर जाकर के आयोनाइजेशन होगा। जब प्रॉपर तरीके से टकराने लग जाएगी तभी जाकर के प्रकाश सुटेबली आपका उत्सर्जित होगा। ये मामला रहता है। तो इसमें टाइम लगता है साथियों। याद रखिएगा ये डिस्चार्ज जो हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से कैसा प्रकाश हमको देता है? हरा और नीला देता है। मैंने आपसे कहा था चोक किसके लिए इस्तेमाल हमने किया है? करंट को कंट्रोल करने के लिए, धारा को कांस्टेंट बनाकर रखने के लिए। और चोक क्या कर रही थी? पावर फैक्टर को घटा रही थी। तो कैपेसिटर हमने लगा दिया क्या करने के लिए? पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है साथियों, कितनी दक्षता होती है? याद रखिएगा 30 से 40 लुमेन। मतलब देखिए तो आपका जो पीछे वाला था लेटेस्ट गैस फिल्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप, उससे आपको 10 से 20, 18 से 20 मिल रहा था। यहां सीधा दुना हो गया कि नहीं हो गया? तो आप इंप्रूवमेंट करते गए, बेहतर प्रकाश की मौजूदगी आपके समीप आती चली गई। स्पष्ट है साथियों, याद रखिएगा। गौर कीजिएगा, यहां पर 30 से 40 लुमेन प्रति वाट हो जाती है। साथियों ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। प्रायः ध्यान रखिएगा 250 से 400 वाट का हम लोग क्या करते हैं? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को बनाने का काम करते हैं। वोल्टेज कितने पर चलेगा? 200 से 250 पर। लाइव औसत इसका 9000 घंटे के आसपास होता है। टिकाऊ भी क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया। यूज देख लीजिए नौजवान, कहां यूज हो रहा है? इंडस्ट्री, फैक्ट्री के लाइट के लिए, रेलवे यार्ड में, पोर्ट में, शॉपिंग सेंटर में। इसको सदैव साथियों क्या करते हैं? वर्टिकली ही हम लगाते हैं। याद रखिएगा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को वर्टिकली लगाते हैं, और जो आपका सोडियम वेपर लैंप है उसको क्षैतिज लगाते हैं। ठीक है ना? अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हमारा गैसियस डिस्चार्ज संभव नहीं होगा, सब आकर के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 250 वाट का अगर आपका कंजप्शन है और उसकी रेटिंग का बल्ब लगा हुआ है, एचपीएमवी बना है, तो आपको 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। 400 वाट के लिए कितने का? 33 का लगाना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा 250 वाट के लिए कितने का कैपेसिटर? 20 माइक्रोफैराड का। 400 वाट के ट्यूब के लिए 33 माइक्रोफैराड का। विद्यार्थी इसकी समस्या भी है। क्या समस्या है? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। आप इसको समझिए क्या होता है। पंखा अभी चल रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कई बार आप लेटे रहते हैं और पंखे के सामने आपका ट्यूबलाइट रहता है, आपको बहुत बार ऐसा फील होता होगा अस्थिर हो गया है,
बहुत बार ऐसा होता होगा उल्टा घूम रहा है, दिग्भ्रमित आप हो जाते होंगे, समझ गए। तो मतलब अगर मशीन क्लॉकवाइज चल रही है तो लाइट के वजह से, उसके इंटरफेरेंस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज प्रतीत हो, या चलती हुई मशीन अस्थिर महसूस होने लग जाए, और फिर हम उसके बाद उसको स्टेप ले ले, टच करने का, काम करने का प्रयास करने लग जाए और दुर्घटनाग्रसित हम हो जाते हैं। ये जो प्रभाव होती है प्रकाश की, उसको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, लैंप के प्रकाश में कोई घूमती हुई वस्तु उल्टी दिशा में क्या होती हैं, घूमती हुई मालूम पड़ती हैं। ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। रेडियो इंटरफ्रेंस भी इसका एक बेसिक कारण होता है। बाकी आपका लाइट के इंटरफ्रेंस से ये समस्याएं पैदा होती हैं। इसको दूर करने के लिए क्या करना है, ग्लोब टाइप का स्टार्टर पैरेलल में आपको लगाना पड़ता है, और वो कितने माइक्रोफेराड का, 0.02 माइक्रोफेराड का। विद्यार्थी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाने से भी हम इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आजकल हम लोग क्या करते हैं, मॉल वगैरह में जाइए, वहां एक ही फ्रेम में 2 ट्यूबलाइट लगा देता है, समझ गए। वैसा करने से फ्लिकरिंग इफेक्ट को भी वो कम करता है। बार बार भुक 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 हो रहा है, बंद चालू जैसा हो रहा है। कई बार देखते हैं ना, एकदम लगता है कि ट्यूबलाइट जो है ना जल बुझ रहा है, जल बुझ। आप लोग तो वो मूवी वगैरह देखते होंगे, हॉरर मूवी वगैरह जो होती है, भूत वाला पिक्चर, उसमें मरकरी वगैरह को ही बार बार जला बुझा करके डराता है कि नहीं। तो वो जो वैसा रहता है, तो उसी में एकदम लगेगा कि जला फिर बुझा, जला फिर बुझा। तो इस तरह का जो प्रभाव, उसको फ्लिकरिंग प्रभाव कहते हैं। उस फ्लिकरिंग प्रभाव को भी कम करने के लिए हम लोग एंटी फेज में 2 ट्यूबलाइट को लगाते हैं। एक का जो सीक्वेंस है उसका जस्ट उल्टा दूसरा, और दोनों एक ही साथ अटैच करते हैं। अगर ये लाइट को फ्लिकर कर रहा है, वो उसको उल्टा कर रहा है, ये क्लॉक तो वो एंटी क्लॉक, परिणाम होता है उल्टे का उल्टा सीधा। यानी आपकी प्रकाश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल स्पेसिफाइड लाइट आपको मिलती रह जाती है। तो ये सब व्यवस्था करके हम लोग क्वालिटी लाइट प्राप्त करने का काम करते हैं। याद रखिएगा, लैंप यदि खराब हो गया तो मरकरी होने के कारण इसको अच्छे से नष्ट करना पड़ता है, नहीं तो पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ता है। और आप लोगों को याद होगा, एक जमाना होता था जब सरस्वती पूजा में प्रोग्राम करवाते थे आप लोग, अब मरकरी फरवाने का जो है कार्यक्रम करवाया जाता था, है कि नहीं है। अब तो विद्यार्थी सरस्वती पूजा करना छोड़ दिया है, क्योंकि सरस्वती पूजा गैरेज वाले कराते हैं, बस चालक कराते हैं, क्योंकि असली गुरुजी तो बस चलाने वाले ही होते हैं, है कि नहीं विद्यार्थी। चलिए, तो साथियों आप सबको मैं बता दूं, इस लैंप से कैसा प्रकाश निकलता है जी, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और ये पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों के लिए निश्चित रूप से क्या है, नुकसानदायक है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, इंटरडोर अंतरद्वारीय, घर के अंदर इस लैंप का इस्तेमाल नहीं करते, घर के बाहर करते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, रेलवे यार्ड हो गया, इन सारे जगहों पर हम लोग करते हैं साथियों। और सदैव इसको कैसे लगाना है, वर्टिकली, नहीं तो जो चिंगारी उत्पन्न हुई है ना, जिस चिंगारी के कारण आपका वेपराइजेशन हुआ है, आयनाइजेशन हुआ है, उसके वजह से आपका ट्यूब जल करके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सदैव इसको कैसे लगाना चाहिए, वर्टिकली लगाना चाहिए, इसमें कोई शक विद्यार्थियों नहीं है। आइए, तो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, हमारा जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है वो 3 तरह का है, मरकरी आर्गन लैंप, और बाकियों पर हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट जरा सा थ्योरी का किताब ले आइएगा, तो जरा ऑनलाइन वाले बहुत सारे आपके साथियों को देखिए, आपके जितने भी बच्चे ऑनलाइन में हमसे जुड़े हुए हैं, यही थ्योरी बुक है, इसी को फॉलो करके आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप अगर पीडीएफ जा रहा है या बोर्ड स्लाइड जा रहा है, उसको प्रिंट करवाने में आप पैसा खर्च ना करें, ये बुक आप ले लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको कम कीमत में मटेरियल एक जगह मिल जाएगी। और ये बुक आप 7079212121, ये हमारे बुक का इंक्वायरी नंबर है, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी।
या rukminiprakasan.com, rukminiprakasan.com से भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, ओके, थैंक यू।